Hello everyone, this is Professor Raj Mohan Nair, Assistant Professor at JG College of Commerce. We are back again with a video session on numerical of liquidation of companies. As you all know, liquidation of companies is in the syllabus of semester 3 Bachelor of Commerce BCom, and we are going to do today a 14 marker university sum which is asked frequently in the examination. कल हमने एक सम देखा था जो एक अलग टाइप का सम था, और आज हम एक सम देख रहे हैं जो उससे काफ़ी डिफरेंट है, एंड ये टाइप के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द सम ऑफ टुडेज, एंड यू कैन सी यहाँ पे हम सम शुरू करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले, एज वी डिड इन द लास्ट वीडियो सेशन दैट यू नो दैट, सबसे पहले हम पूरा का पूरा रीड करेंगे हम, और रीड करने के बाद में उसके बाद हम शुरू करेंगे विद द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट वंस अगेन इन अ वर्टिकल फॉर्मेट दैट इज शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको प्रोवाइड किया है. और आप यहाँ पे देख रहे हो कि बैलेंस शीट ऑफ बेगम लिमिटेड. अच्छा, यहाँ पे अब एंटिटी का नाम है बेगम लिमिटेड. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो एक बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले क्या दिया हुआ है. यू कैन सी द डेट इज गिवन, और डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें, इस चीज को ध्यान रखें. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी पेमेंट जो हम आगे करने वाले शायद वो लेटर ऑन डेट पे किया हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट की अमाउंट या कोई एडिशनल पेमेंट शायद करना पड़ रहा है, वो अलग से दिखेगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो आपको दी गई है 31/12/2016 तक का, राइट. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा सबसे पहले दिया है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. और इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है इक्विटी शेयर कैपिटल की. यहाँ पे आप देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप दे दिया है. मतलब यहाँ पे कोई पार्टली पेड शेयर्स नहीं है, अनलाइक विच वी डिड इन द लास्ट वीडियो सेशन, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख रुपए का टोटली अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है. 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. वंस अगेन 1 लाख रुपीज आपको ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोग. नॉन करंट लाइबिलिटीज में उन्होंने दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर सबसे पहले दिया हुआ है. डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है. ये हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है. डिबेंचर्स का अमाउंट दे दिया है 74,000. ओके, मोर्गेज लोन दिया है सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट. कैन आई से कि ये जो मोर्गेज लोन होगा ये ऑलरेडी थोड़ा सिक्योर्ड हो चुका है इन्वेस्टमेंट के सामने, ऐसा कहा गया है. मतलब इन्वेस्टमेंट शायद इसके सामने गिरवी रखी हुई होगी, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13,000 रुपए का मोर्गेज लोन है, जो इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सिक्योर हो जाती है. अब देखना ये रहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट को बेचा किसने है, वेदर इट इज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द लिक्विडेटर और बाय द क्रेडिटर, दैट इज लोन वालों ने ये बेच दिया है कि नहीं, वो हम देखेंगे फर्दर इन दी सम, राइट. यहां पे आगे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है प्रोविडेंट फंड. अब आप सब जानते हो कि प्रोविडेंट फंड या कोई भी ऐसा रिटायरमेंट फंड्स जो हम लोग एम्प्लॉयज को देते हैं, एनी फंड विच इज बीन क्रिएटेड बाय अ कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज और एल्स विच इज बीन गिवन टू द एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ इट्स टेन्योर, दैट इज ग्रेचुइटी फंड हो सकता है, पेंशन फंड हो सकता है, या प्रोविडेंट फंड होना. ये सब कुछ अगर हमारे को ड्यू है, पेमेंट करना बाकी है एम्प्लॉयज को, तो हमने ये पढ़ा था कि ये सारे के सारे कौन से टाइप के क्रेडिटर में जाते हैं, दैट इज इट इज बीन अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, है ना. इनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का टैग दिया जाता है, दैट इज इन लोग को प्रेफरेंस मिला गया है अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर. और अगर आपको याद है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कब पे करते हैं, 3rd नंबर पे पे करते हैं, राइट. आफ्टर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन वी आर going to pay this preferential creditors. Can I say provident fund is one type of preferential creditor, right? इसके बाद आप आगे देख सकते हो employees gratuity fund दिया हुआ है. Once again it's a fund for employees. Can I say once again इनको प्रायोरिटी मिलेगी अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 रुपए का ग्रेचुइटी फंड दिया हुआ है. तो ये 15,000 और 25,000 हम अभी पढ़ते पढ़ते समझ सकते हैं कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पार्ट बनने वाला है, राइट. अब आगे आप देखते हो करंट लायबिलिटीज दिया है ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स दैट इज क्रेडिटर्स.
वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर्स को हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, और यहाँ पे 16,000 की अमाउंट देके रखी हुई है, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। वंस अगेन देखो, सिक्योर्ड बाय स्टॉक, कैन आई से कि यहाँ पे भी स्टॉक गिरवी रखी गई है बैंक वालों ने, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के सामने, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ी सिक्योरिटी मिली है। पर अब वापस ये चेक करना पड़ेगा कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो स्टॉक के सामने, मतलब स्टॉक जो गिरवी रखी गई है, ये बेचा किसने है? क्या बैंक वालों ने बेचा है इसे या लिक्विडेटर वालों ने बेचा है? वो हम देखेंगे लेटर ऑन जब हम सम को पढ़ेंगे। अच्छा, 22,000 रुपया, दैट इज 22,000 रुपीज इज गिवन इन द सम। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ अ वर्कमैन, देखो 12,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड दिख रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं 31/12/2016 में जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन इतना पेमेंट आपको वर्कमैन को करना बाकी है। अगर आपने पिछला लेक्चर, मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पेमेंट अगर ड्यू रहती है, किसके लिए? वर्कमैन के लिए। एनी पेमेंट विच इज ड्यू टू द वर्कमैन विल बी गिवन अ प्रायोरिटी सेम लाइक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कैन आई से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का दर्जा दिया जाता है इन्हें भी, मतलब कि इनका पेमेंट सबसे पहले नंबर पे करना पड़ेगा। कोई भी वर्कमैन का ड्यूज अगर बैलेंस शीट में दिया है या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी दिया हो, वी विल बी पेइंग इट विद द प्रायोरिटी दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ साथ, राइट। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली 12,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं दिया है। अगर एम्प्लॉयज वर्ड लिखा होता तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पार्ट बनता, लेकिन एज आई सेड इट्स अ वर्कमैन्स ड्यूज, सो वर्कमैन ड्यूज ये हम लेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ। असेट्स, नाउ हमारा टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाता है। अब हम असेट साइड जाते हैं, और असेट साइड में सबसे पहले क्या आता है? दैट इज नॉन करंट असेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, राइट। और जिसमें सबसे पहले है फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एज यू ऑल नो। और हमारे पास में टेंजिबल असेट का इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल 1,76,000 का टेंजिबल असेट है। उसके साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 24,000 रुपीज। ओके, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले इन्वेंट्रीज दिया है, दैट इज स्टॉक, द अमाउंट इज 17,000 रुपीज, एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट इज कैश बैलेंस 31/12/2016, जिस दिन शायद लिक्विडेशन हो रहा होगा, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा उसी दिन की देते हैं, उसी दिन की देनी पड़ती है जिस दिन शायद लिक्विडेशन हुआ होगा। तो कहना इससे कैश बैलेंस उस दिन कितना था हमारे पास में? तो हमारे जेब में 2,60,000 रुपए ऑलरेडी थे हमारी कंपनी के पास में। हमारी कंपनी का नाम क्या है? बेगम लिमिटेड, राइट। यस, अब हम आगे जा रहे हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए होंगे जो हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलेगा सारे जो भी हमारे डाउट थे, जैसे कि हमने देखा कि काफी असेट्स को गिरवी रखे गए हैं कुछ लाइबिलिटीज के सामने, तो ये पेमेंट कौन करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जब भी लिक्विडेटर रियलाइज करता है तो हम उसका डिस्क्लोजर कैसे करते हैं, और जब क्रेडिटर जो होता है सामने वाला बंदा, वो अगर रियलाइज करता है हमारे असेट को, तो उसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं, दोनों डिफरेंट होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा है, द कंपनी वॉज टेकन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब के 31/12/2016 को ही कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, वॉलंटरी लिक्विडेट हुई है, राइट। और लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट बनाना है, विच कैरीज 14 मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है कि 1 year डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कैन आई से देयर इज एन अरियर्स ऑफ डिविडेंड? यहाँ पे अरियर्स ऑफ डिविडेंड है, कितने साल का? 1 साल का अरियर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। उसके बाद में ऐसा लिखा है सेकंड में, असेट्स वर रियलाइज्ड। नाउ whenever information regarding realization of assets are given like this, that is point wise दिया होता है, तो by default ये किसने realize किया होगा? Obviously it is been disposed of by liquidator. Make sure about this point. कभी भी assets realize करके ऐसी information दे दी होती है, वो हमेशा by default liquidator बेचता है, ना कि सामने वाला कोई creditor जिसने शायद गिरवी रखा हो। तो ये चीज को ध्यान रखना। फिक्स्ड असेट ₹2,50,000, यहाँ पे दैट इज टेंजिबल असेट का ही पार्ट है, जो आपने अभी देखा, राइट। स्टॉक दिया है 18,000, टोटल 2,68,000, राइट। टोटल 2,68,000 जितना रियलाइज हुआ है। उसके बाद में पॉइंट लिखा है थर्ड, क्रेडिटर्स ऑफ द मोर्गेज लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट ₹25,000।
अब देखो जब ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी वहां पे स्टॉक आ गया है, कहने से स्टॉक जो था वो किसने बेचा है, लिक्विडेटर ने बेचा है। तो जब हम स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपने देखा था कि स्टॉक जो है वो किसके सामने गिरवी रखा था हमने, देखो आप देख सकते हो आपके सामने अवेलेबल है स्क्रीन पे, यू कैन सी दैट कि स्टॉक जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने गिरवी रखा गया है, तो ये लिक्विडेटर ने बेचा है। तो यहां पे इसका जितना भी इफेक्ट होगा वो हम उस हिसाब से देंगे। और उसके बाद वाला जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है वो आप देख सकते हो कि क्रेडिटर ऑफ मोर्गेज लोन, मतलब जो मोर्गेज लोन वाले क्रेडिटर है, मतलब जो जिन्होंने हमको लोन दिया था, वो जो लोन वाले हैं जिनको हमको पे करना बाकी है, उन्होंने क्या कर दिया, हमारे इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बेचा, कितने में, 25,000 रुपए में। तो मान लो कि जितना भी एडिशनल अमाउंट बचता है वो उन्होंने अपने को वापस कर दिया है, ऐसा लिखा है। एंड द एडिशनल अमाउंट वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर एंड रेम्यूनरेशन ऑन द एडिशनल अमाउंट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड। मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसा एक बहुत क्लियरली रिमार्केशन दिया हुआ है आपके लिए जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज द रेम्यूनरेशन ऑन द एडिशनल अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर, सेड क्रेडिटर दैट इज मोर्गेज लोन वालों से, वो अमाउंट को हम नहीं लेंगे फॉर रेम्यूनरेशन पर्पस, ऐसा बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹3680 रुपीज, ओके, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, नाउ सी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स दिए हैं ना रेम्यूनरेशन के, लाइक ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम 5%, कैन आई से अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम, मतलब ये हिम कौन है, बाय द लिक्विडेटर, राइट, मतलब लिक्विडेटर ने जितने भी असेट को बेचा है, जो आपके ऊपर दिख रहा है, मेरे को अभी भी दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद 2,68,000 जितना दिख रहा है, आप भी देख सकते हो, ये 2,68,000 का डायरेक्ट 5% जितना, राइट, ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 4%। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है उन पे 4% देना है, जितना आप पे कर रहे हो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3%, कितना क्लियरली लिखा है, देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट जो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने वाले हैं 5th नंबर के प्रायोरिटी में, राइट, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है, राइट। और ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2%। नाउ the last point is on the amount paid to equity shareholders 1%. now this is something new, मतलब अभी तक के सम के अंदर हमने ये नहीं देखा था कि क्या शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करते हैं उस पर भी रेम्यूनरेशन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि आप जितना भी अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने वाले हो, आई रिपीट, जितना भी अमाउंट आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने वाले हो, उतना अमाउंट का 2% जितना आपको लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है। इट इज वेरी मच क्लियर। और यही सेम चीज इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में भी दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब पे कर रहे हो आप, तो वहां पे आप 1% देने वाले हो। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जब पेमेंट हम लास्ट में करने वाले हैं, तो जितना पेमेंट हम उनको करेंगे लास्ट में, उसका 1% जितना हमें किसको देना है, टू द लिक्विडेटर फॉर इट्स रेम्यूनरेशन, राइट। So there are 5 points which has been given this time in the liquidator's remuneration। मतलब जो रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट होगा ना, जो कॉलम होगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें ना। ये थोड़ा सा हमें जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाता है, समझ में आने लगता है कि अच्छा हमें इतना इतना जगह छोड़ना पड़ेगा सम के अंदर जब हम सम कैलकुलेट कर रहे होंगे, राइट। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज लाइक कुछ नया है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दोगे, इफ देयर इज एनी सरप्लस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव 20% ऑफ इट। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया। सर ये क्या बोल दिया आपने, मतलब कि आपने सारे पेमेंट कर दिए, सारे के सारे 7 नंबर के सारे पेमेंट खत्म होने के बाद भी उसके बावजूद आपके पास में कुछ अमाउंट बच जाए, अगर कितना भी अमाउंट बच जाए, तो वो अमाउंट का 20% आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दोगे, तो बाकी के 80% किसको दोगे। बट ऑब्वियस सी बात है, किसे करोगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब कि इन दिस सम देयर इज अ छोटा सा ट्विस्ट जो हमको अभी पता नहीं चलता है जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन हम जैसे ही इस सम को सॉल्व करेंगे ना, ये पूरा का पूरा डाउट आपका जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कहना इसे सबसे पहले आपको
फॉर्मेट बनाना है, और वो फॉर्मेट हमने पिछले बार डिस्कस किया है, उसी फॉर्मेट पे आप बनाओगे, दैट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट पूरा बनाना रहेगा जिसमें आपको पता है कि कौन सी चीजें आपको लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आप रिसीट साइड बनाते हो, अच्छा कोई भी गलती से भी स्टेटमेंट के ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट या लेजर नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि रिसीट साइड जो है वहां पे ऑलरेडी कैश बैलेंस दिया है, सबसे पहले आपको कैश बैलेंस लिखना है, फिर असेट्स रियलाइज लिखना है और जगह छोड़नी है, क्योंकि शायद असेट्स की बहुत ज्यादा अमाउंट दी होगी, लेकिन हालांकि ये वाला सम जो देखते हैं यहाँ पे इतना जगह छोड़ने की शायद जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि शायद दो ही शायद असेट ऐसे है जो शायद दिए हुए हैं, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अभी पढ़ा था, तो इतनी जगह छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थर्ड पॉइंट आ गया है। फिर फोर्थ पॉइंट में कॉल इन अरियर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सम के अंदर कहीं पे भी कॉल इन अरियर्स नहीं है, कोई कॉल इन अरियर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन दिस सम, अनलाइक पिछले सम में जो था। कैन आई से कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स, राइट, ये भी इस सम में है नहीं, मतलब नहीं लिखो तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कोई भी पार्टली पेड शेयर्स थे, हमने तो देखा कहीं पे भी दिखे नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे ये थर्ड जो मैंने ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखा है ना, वो अगर आप एग्जाम में बाई चांस इस सम के लिए नहीं लिखते हो तो चल जाता है, लेकिन फिर भी हैबिट रखने की कि अब जब भी आप प्रोफॉर्मा बनाते हो तो वो प्रोफॉर्मा कंप्लीट हो, और कुछ नहीं दिया है तो वहां पे हम नील हमेशा लिख सकते हैं, राइट, वो स्टेटमेंट कभी खराब नहीं लगता हम अगर हम ऐसा लिखे तो प्रोफॉर्मा जब भी बनाओ तो you should always write this thing. Even if you don't write this last two items over here in the receipt side, there is no such problem in this particular sum. ये sum के अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन when it comes to payment side, यहाँ तो आपको वो 7 चीजें जो मैंने आपको पिछले बार याद करवाई थी और आपको अभी तक तो शायद याद रह चुकी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, कि यहाँ पे जब आप सम करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी में जरा भी ऊपर नीचे ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही आता है, और उसके साथ में वर्कमैन को कोई ड्यूज देने बाकी है तो वो आता है। सेकंड नंबर पे लिक्विडेटर का एक्सपेंस और उसके रेम्यूनरेशन आते हैं। थर्ड नंबर पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, एज यू ऑल नो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जैसे ही थर्ड नंबर पे खत्म हो जाते हैं उनका पेमेंट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे कौन आते हैं, तो जिनके फ्लोटिंग चार्ज होते हैं असेट्स के ऊपर, कैन आई से ऐसे लाइबिलिटीज जिनके फ्लोटिंग चार्ज होते हैं, जैसे कि सर एग्जांपल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ऐसे टाइप के सिक्योरिटीज फोर्थ नंबर के पेमेंट प्रायोरिटी में जाते हैं। और उसके बाद में अगर उन लोग को भी पेमेंट कर दिया, उनका इंटरेस्ट होता है, वो सब कुछ पेमेंट कर दिया, उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एज यू कैन सी यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा है। फिर उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद लास्ट नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो आई होप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एट योर पार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार देखा था और आपको इसी तरह आपको बनाना है और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही ये प्रोफॉर्मा बना दो उसके बाद आपको दूसरा जो वर्किंग नोट यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पर्टिकुलर अमाउंट वाला छोटा सा एक बना दो, चलेगा। और वैसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी वर्किंग नोट हम लोग इस बार बनाने वाले हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। जितना अच्छे से आप एग्जाम में प्रेजेंट करते हो सम, उतना आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं, प्लस आपका अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ तो मेक श्योर दैट जो पेपर चेकर होता है उनको भी बहुत अच्छा लगता है और वो समझ जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास में वो पूरा इंफॉर्मेशन है और उसने एकदम सही तरीके से प्रेजेंट किया है। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स इन एग्जामिनेशन, मेक श्योर अबाउट दिस पॉइंट। सो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ प्रेजेंटिंग इन अ ब्यूटीफुल वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी एक वर्किंग नोट बना दिया है। अब उसके बाद में मैंने एक वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया है, दैट इज सरप्लस कैश अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये जो चीज है ये अपने को उसका हेडिंग पता नहीं है क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या सरप्लस आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा डाउट क्यों आया कि यहाँ पे शायद सरप्लस बचेगा ही। द रीजन इज वो लास्ट पॉइंट आपने देखा था ना क्वेश्चन में, जो लास्ट पॉइंट दिया है कि अगर इक्विटी को भी पे करने के बाद कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो आप किसको पे करोगे, 20% जो बच जाता है वो
शेयर होल्डर्स को पे करोगे और बाकी के 80% आप वापस कर दोगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो कैन आई से यहाँ पे बहुत क्लियरली ये लास्ट पॉइंट की वजह से मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि यस यहाँ पे सरप्लस बचेगा। बट देन ऑल्सो हम हैबिट रखेंगे, पहले चेक करेंगे, जैसे हमने पिछले सम के अंदर भी क्या किया था, पहले रिसीट साइड को लिखने के बाद हम सारे लाइबिलिटीज को माइनस कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या बैलेंस बचता है या नहीं बच रहा है। और लास्ट जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि किस तरफ हमने किया था, क्योंकि वो पार्टली पेड शेयर्स थे तो वहां का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट था और ये वाला कैलकुलेशन उससे काफी डिफरेंट रहने वाला है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हमको ये वाला एक प्रोफोर्मा बना के रखना पड़ेगा और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अब सम को। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। तो सबसे पहले जो प्रोफोर्मा आप लोग बना देते हो उसके बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो प्रोफोर्मा आपके सामने है, ये प्रोफोर्मा में मेक श्योर कि देखो भूल से भी एज आई मेंशन डेबिट और क्रेडिट मत लिखना। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कभी भी ये सम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, तो रिसीट साइड को पूरा कंप्लीट करोगे। और जैसे ही हमारे पास में अमाउंट आ गई है तो क्या ना, इसे अमाउंट आने के बाद में डिस्पोज कर दिया सारे असेट्स को, उसके बाद में जो अमाउंट आई है उससे हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे लाइबिलिटीज को पे करने वाले हैं वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास में हमारे बिजनेस में कितना अमाउंट है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो बैलेंस शीट है वहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिया हुआ है, शायद मेरे हिसाब से 2,60,000 दिया हुआ है, राइट। ये जो 2,60,000 रुपीज है इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से निकाल के हम लोग प्रोफोर्मा के अंदर सबसे पहले दिखा देंगे, राइट। तो यहाँ पे कैश बैलेंस के सामने हम लिखने जा रहे हैं 2,60,000। आई होप दिस इज वेरी मच इजियर, कुछ ज्यादा वो नहीं था, बहुत सिंपल है। हमने ऊपर से कैश बैलेंस में यहाँ पे लिख दिया है। असेट्स रियलाइज्ड की इन्फॉर्मेशन सर हमेशा कहाँ पे दी हुई होती है, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करते हैं। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सबसे सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, असेट्स वर रियलाइज्ड, फिर लिखा है फिक्स्ड असेट 2,50,000 एंड स्टॉक 18,000। हमें तो क्या करना है, वहां का पूरा यही लिखना है। जो लिक्विडेटर बेचता है वही सेकंड नंबर के पॉइंट में आता है, क्रेडिटर बेचता है वो नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फिक्स्ड असेट्स, आई गेस 2,50,000 जैसा दिया हुआ है। और उसके बाद में दिया था सेकंड नंबर पे स्टॉक, वो भी तो लिक्विडेटर ने बेचा है, राइट। सो कैन आई से 18,000 जितना बेचा है। तो मेरे हिसाब से टोटल जो है वो ऑलरेडी सम के अंदर दिया हुआ है, ये 2,68,000, ठीक है। कभी भी सम करने के अंदर कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाने का डर रहेगा और हमेशा ऐसे टाइप के जो इजी सम होते हैं वो भी अपने को फिर हार्ड लगने लगते हैं। बाकी ये सम के अंदर जरा भी कुछ भी हार्ड नहीं है, आप देखिएगा बहुत अच्छे से ये सम कंप्लीट हो सकता है। अब जैसे ही हमने पहले दो इन्फॉर्मेशन को लिख दिया, क्या ना, इससे मेरे पास में ऑलरेडी 2,60,000 रुपए थे, मैंने और असेट्स को बेच दिए, लिक्विडेटर ने 2,68,000 और उसके पास में आए, तो अब मेरे पास में पैसे बढ़ गए। अब मैं कह सकता हूँ कि क्या थर्ड नंबर का पॉइंट हमारे पास में है क्या, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से सरप्लस के बारे में बात कर रहा है, कि कौन से क्रेडिटर के बारे में बात कर रहा है। तो ये उनकी बात होती है कि हमारे जो क्रेडिटर्स है, जिनको हमारे कोई असेट्स हमने गिरवी रखे होंगे, क्या उन्होंने कुछ बेचा है। और ये इन्फॉर्मेशन भी वंस अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिख जाएगी। तो कहना इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 जो आप देख रहे हो वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि क्रेडिटर्स ऑफ मॉर्गेज लोन sold the investment at rupees 25,000 and the additional amount was returned to the liquidator। अब यहाँ पे 25,000 रुपए में बेच दिया है, 25,000 में बेच दिया है क्रेडिटर ने। नाउ माय क्वेश्चन इज, कितना मॉर्गेज लोन दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो देखो मॉर्गेज लोन की वैल्यू थी 13,000, कैन आई से डेब्ट इज 13,000, लेकिन हमने रियलाइज किया, हमने मतलब क्रेडिटर ने कितना रियलाइज किया, 25,000, मतलब कुछ एडिशनल अमाउंट जितना मिल रहा है। और वो एडिशनल अमाउंट जो क्रेडिटर को मिल रहा है, क्या वो अपने पास रख सकता है, नहीं, उसे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे हमें वापस करना पड़ेगा, यस और नो। तो कैन आई से 25,000 माइनस 13,000, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नीचे लिखूंगा 25,000 माइनस 13,000। आई गेस द आंसर शुड बी 12,000 रुपीज। आप लोग सब मेरे से सहमत हो कि 12,000 रुपए होता है ना। ये तो कैलसी में करने के लिए भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। 25 माइनस 13 12,000 रुपए होते हैं, ठीक है।
तो कैन आई से हमारा पूरा डेबिट साइड वाला जो पार्ट, मतलब जितना रिसीट साइड वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो चुका है, राइट। तो हम रिसीट साइड का टोटल कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारे पास में कितना प्राइस है। तो आप सब लोग कैलसी के अंदर चेक करें कि 2,60,000 प्लस 2,68,000 प्लस 12,000 रुपीज कितना रुपया आता है। मतलब मेरे पास में अभी तक 5,40,000 रुपीज है, 5,40,000 रुपए है, ऐसा हमको मालूम पड़ा जब हमने रिसीट साइड को टोटल किया। क्या यहाँ पे कभी भी फोर्थ और फिफ्थ नंबर का पॉइंट यहाँ पे इस सम में आने वाला है? नहीं, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं है और यहाँ पे कोई भी पार्टली पेड शेयर्स भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना नील लिख सकता हूं। और अगर कोई कॉल्स पार्टली पेड शेयर्स नहीं हो तो क्या मैं कह सकता हूँ कॉल्स तो मंगवाने की बात आती ही नहीं है? तो मैं यहाँ पे आराम से ना टोटल कर सकता हूं, यहाँ पे 5,40,000 लिख सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं ऐसा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब हमने ना रिसिट साइड को खत्म कर दिया तो हमारा आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो गया। हमारे पास में पैसे आ गए, हमारे पास में अब 5,40,000 रुपीज हाथ में पड़ा है। देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब ये 5,40,000 रुपीज को आपको पेमेंट करना है टू द लाइबिलिटी होल्डर्स, जितने भी लाइबिलिटी है उसको पे करना है। अब ये लाइबिलिटी जितने लोगों को पे करना है, इनमें किसको कब देना है? यू ऑल नो द प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट। हमको प्रायोरिटीज के हिसाब से पे करना है, राइट, ताकि कोई भी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट हर्ट ना हो। ऐसा ना हो कि इसको पहले पेमेंट कर दिया, मेरे को क्यों नहीं किया, ऐसा कभी ना हो, इसलिए एक प्रायोरिटी सेट की गई है। तो सबसे पहला नंबर आता किसका है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एंड द ड्यूज ऑफ अ वर्कर। तो देखते हैं हम इस सम के अंदर कहीं यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में बात की है क्या। तो देखते हैं सम के अंदर मेरे हिसाब से शायद 2 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। एक तो ना मॉर्गेज लोन के बारे में बात की है जो इन्वेस्टमेंट के सामने गिरवी रखा है, और दूसरा ना बैंक ओवरड्राफ्ट है जो स्टॉक के सामने गिरवी है। अब समझना ये है कि क्या हम दोनों को यहाँ पे लिखेंगे? द थिंग इज हम दोनों को यहाँ इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो क्रेडिटर ने बेचा होगा, आई रिपीट वंस अगेन, जो क्रेडिटर ने रियलाइज किया होगा खुद होके हमारे असेट को उसने बेच दिया होगा, तो वो तो मुझे एडिशनल अमाउंट रिटर्न करता है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी कहां पे दिखा दिया होगा? थर्ड नंबर के कॉलम में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यू कैन सी दैट 12,000 रुपीज ऑन द रिसीट साइड सरप्लस फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है वो चीज। तो इसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर अलग से नहीं दिखाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लिक्विडेटर जब बेचता है तो मैं कह सकता हूं देखो लिक्विडेटर ने ना यहाँ पे स्टॉक बेचा है, आप सब देख सकते हो स्टॉक आपके स्क्रीन पे 18,000 रुपीज पे बेचा है, लेकिन डेट कितने का था? तो ये डेट देखने के लिए आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। देखो बैलेंस शीट के अंदर ना बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 रुपए दिया है, 22,000 रुपीज दिया है। तो मैं बोलूं 22,000 में से 18,000 जितना रियलाइज कर पाया वो, तो मुझे बताओ कि ये पार्टली सिक्योर्ड है या फुल्ली सिक्योर्ड है? Absolutely correct. It is a partly secured, right? The amount of debt is higher than the realized amount of an asset, which was kept as mortgage या which was kept as a security. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो स्टॉक की वैल्यू है 18,000 जितना ही सिक्योर हो पाया है। तो सर ये 22,000 में से 18,000 माइनस करो तो ये बाकी के 4,000 को क्या ट्रीट करोगे आप? तो जो सिक्योर्ड नहीं होते वो कैसे टाइप के होते हैं? वो अनसिक्योर्ड होते हैं। तो कैन आई से 22,000 में से सिर्फ और सिर्फ जितना रियलाइज हो पाया दैट इज 18,000, उतना ही आपका सिक्योर्ड बनेगा और बाकी का 4,000 आपका क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। इज दिस वेरी मच क्लियर? वेरी गुड। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और हमारे को ना ये याद रखना है, ये सम करते टाइम पे थोड़ा सा आराम से ध्यान रखेंगे, हम चीजें भूलना नहीं है। हमें पता है कि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में बात किया था तो वहां पे 22,000 था, 18 सिक्योर्ड हो चुका है, तो 4 हमें दिमाग में याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी नीचे कहीं ना कहीं आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। और ना मैं इस बार कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं अंदर लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था। मुझे पता है कि कुछ और चीज भी है यहाँ पे जो इसी जगह पर आने वाला है। आई नो दिस फैक्ट, मुझे पता है। तो ये जो पार्ट है जो इसके नीचे आने वाला है ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा। सो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द सम कंप्लीटली। कैन आई से यहाँ पे 18,000 में लिख देता हूं अंदर इनर कॉलम में। सर क्यों बाहर नहीं लिखा?
ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया? बिकॉज आई नो देर इज अ ड्यूज टू अ वर्कर ऑलरेडी गिवन इन द सम in the balance sheet itself. Can I say there was outstanding salary to a worker or outstanding dues to a worker? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है outstanding salary of a workman 12,000 rupees. देख सकते हो आप यहाँ पे? yes, 12,000 रुपए आपको देखने मिल रहा है। तो ये 12,000 रुपए जो है, जो आप देख रहे हो, ये 12,000 रुपए को आपको अब रिकॉर्ड करना है सबसे पहले कहां पे? तो देखो यहां पे, दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन कितना? तो 12,000। तो 18 प्लस 12,000 वंस अगेन डजंट नीड कैलसी की जरूरत नहीं है। 18 प्लस 12 30,000 होता है, राइट? 30,000 रुपीज। ओके, तो यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल था। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का जितना सिक्योर्ड पोर्शन था उसको हमने लिख दिया, और दूसरा हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ अ वर्कमैन लिखा। हमने यहाँ पे मॉर्गेज लोन इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी देख सकते हो, यहाँ पे आपने 25,000 माइनस 13,000 रिसीट साइड में दिखा चुके हो। इसीलिए कहते हैं कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रीड द सम सो मच केयरफुली दैट द असेट इज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय लिक्विडेटर और बाय क्रेडिटर। मेक श्योर अबाउट दिस पॉइंट वेरी मच, बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद सम को करिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो कौन आ जाएगा मेरे पास में पैसे मांगने के लिए। ये 5,40,000 रुपए थे। अच्छा, मैंने आपको एक आदत सिखाई थी पिछले लेक्चर के अंदर, आपने देखा था कि सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कि आपके पास में पेमेंट देने के लिए पैसे है कि नहीं है। तो हमेशा हैबिट रखिएगा कि आप ये कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देखो मैंने तो इस बार है ना एक प्रोफॉर्मा ही बना दिया है इसके लिए, आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके, जो क्लियरली इसी काम के लिए काम आएगा। तो कैन आई से टोटल कैश, टोटल ऑफ रिसीट साइड, कैन आई से 5,40,000 आपने ढूंढा था? जी बिल्कुल, 5,40,000 आया था। उसमें से ना हम लेस करेंगे पेमेंट्स एक एक करके। तो सबसे पहला पेमेंट जो है, द फर्स्ट पेमेंट विच यू मेड वाज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया? यू ऑल नो दैट 30,000 रुपीज का पेमेंट किया है। तो बच गया 5,10,000 रुपए। ऐसे माइनस खुद करते रहना, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास में हकीकत में पैसे है कि नहीं है, कि हम ऐसे ही पेमेंट करते जा रहे हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपके पास में अमाउंट ना हो और आप ऐसे ही पेमेंट करते जाओ। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस क्रॉस वेरिफिकेशन कि क्या हमारे पास में असली में पैसे हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिख दिया, उसके बाद में कोई पेमेंट बाकी है नहीं, हमने यहाँ तक सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आता है लिक्विडेटर का एक्सपेंस, ऑलरेडी सम के अंदर प्रोवाइड किया था, मुझे याद है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। 4th नंबर का पॉइंट है, देखो 4th नंबर का पॉइंट है लिक्विडेटर का एक्सपेंस 3,680 रुपीज। तो 3,680 रुपए। तो यहां पे हम लिक्विडेटर्स एक्सपेंस के सामने लिखेंगे 3,680। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर यू। आराम से आप देख सकते हो 3,680 का पेमेंट कर दिया है और आपके पास में इतने पैसे पड़े भी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में नहीं जा रहे हो, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे सेकेंड नंबर पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना? तो 3,680। ओके, ये आपने पेमेंट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ये हमें पता है यहाँ पे बहुत जगह लेगा। वी ऑलरेडी नो दिस बिकॉज हमने देखा था कि 5 तो ऐसे ही दिए हुए हैं। तो मैं ना यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला, the first part which I will be writing over here is, I know that already it is given in the sum, that is liquidator's remuneration in the 5th number point, but उसमें से क्या मैं सबके सब अभी रिकॉर्ड कर पाऊँ? नहीं, क्योंकि देखो उसमें खाली पहला ही पॉइंट ऐसा है जो मैंने अभी तक टच किया है।
देखो उसमें पहले पॉइंट में लिखा है द ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम 5%, लेकिन उसके बाद की जितने भी चीजें लिखी हुई है क्या उसका पेमेंट मैंने अभी तक किया है? नहीं किया है। तो जब तक आप वो पेमेंट कर नहीं सकते, जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर या अनसिक्योर क्रेडिटर्स के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर या इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, आप अभी से नहीं कर सकते, राइट? वो तो जब उनको आप पेमेंट करोगे, कितना करने वाले वो भी नहीं पता है हमें, क्या हमारे पास उतना अमाउंट है वो भी नहीं पता है। तो जितना पता है उतना हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो व्हाट वी विल डू राइट नाउ ओवर हियर इज, हम खाली अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम, दैट इज असेट्स, जितना रियलाइज किया, मेरे हिसाब से 2,68,000 जो दिया हुआ ही है उसका कितना परसेंट? 5% जितना। तो सबसे पहले 5% ऑफ 2,68,000, तो आप अपने कैलसी में चेक कर सकते हैं 2,68,000 का 5% आता है 13,400, 13,400 रुपए। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखो 5% ऑफ 2,68,000 हो जाता है 13,400 रुपए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां पे कर दिया, मुझे भूलना नहीं है मुझे कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे नीचे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या अक्सर मैं गलती कर दूंगा। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, अच्छा ब्रैकेट में लिख रहा हूं असेट्स रियलाइज्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AR करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये कहां से आया। फॉर माई ओन पर्पज आई एम प्रिपेयरिंग दिस, है ना, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के तसल्ली के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। यहां से आपको क्रॉसली आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहीं पे गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे कोई भी पेमेंट अब नहीं कर सकते लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के लिए, राइट? तो सर इन लोग को पेमेंट कैसे करेंगे? तो देखो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को प्रायोरिटी दी गई है, बात सही है, हमने उनको सेकंड नंबर पे पे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जब ऐसी डिमांड रखता है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट पे देना है, अनसिक्योर्ड केस में देना है, तो वो तो तभी दे पाएंगे जब उनका पेमेंट का टाइम आया होगा, क्योंकि वो अमाउंट हमें नहीं पता है, राइट? ऐसा हो सकता है शॉर्टफॉल आ गया तो शायद पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं पे कर पाए होंगे, आधा ही कर पाए होंगे, तो जितना कर पाए उसी का परसेंटेज दे पाओगे ना आप यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को फिलहाल के लिए वो जगह को वहां पे ऐसे ही छोड़ दोगे एंड यू विल मूव फर्दर टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पार्ट। कैन आई से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए तो मैंने वर्किंग नोट 1 बनाने के लिए बात की है और शायद मैंने आपको प्रोफॉर्मा भी बनाने के लिए कहा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला वर्किंग नोट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है। हमेशा हमेशा आपको शुरू करना है बैलेंस शीट से। तो जो बैलेंस शीट सम के अंदर दी गई है, देख सकते हो आप, जो बैलेंस शीट दी है वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है। तो शेयर कैपिटल वाला पार्ट तो आप वैसे भी नहीं देखोगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर वो तो ऑलरेडी 4th नंबर के प्रायोरिटी में जाता है। मोर्टगेज लोन वो तो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर दिया है, राइट? प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज ग्रेचुइटी फंड, ना वंस अगेन मैंने आपको ये डिस्कस पहले कर चुका हूं, तो फिर और डिस्कस करने की कोई बात बनती नहीं है। कहना इसे दोनों के दोनों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पार्ट में जाएंगे। देखो अमाउंट दी हुई है 15,000 एंड 25,000, तो हमें ये दोनों को रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज ग्रेचुइटी फंड, तो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है कितना? 15,000 और ग्रेचुइटी फंड दिया है 25,000 टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, राइट? टोटल 40,000 यहां पे दिया हुआ है, राइट? 15 प्लस 25 40,000 रुपीज का आपका अनसिक्योर दैट इज सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बन जाता है 40,000 रुपए। सर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है? हाँ पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैंने टोटल कर दिया। वहां पे आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। क्या वहां पे और कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया है? द आंसर इज नो। आप चेक कर सकते हो क्रेडिटर्स जो है वो तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड माना जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी वो सिक्योर में चला गया है, और जो बच गया है उसमें से 4,000 याद है वो क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड में जाएगा, राइट? वो रिमेंबर याद कर रहे हो ना वो चीज को। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन, तो हम उसको कौन सा दर्जा देते हैं? देखो तो सही, 1st नंबर के पॉइंट पे आता है वो। तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड का देख लिया। क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का दिया है? द आंसर इज नो। मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया, कहीं पे भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लगने वाले कोई पॉइंट दिए हुए नहीं है। तो सर हम आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपने लिख दिया है, आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा भूले बिना 40
4,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के सामने। आई होप ये आपको विजिबल है बहुत क्लियरली एंड आप समझ रहे हो कि हमने थर्ड नंबर का पेमेंट कर दिया है। 1, 2 और 3 में से अब थर्ड नंबर की बारी आई है। तो जैसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर दोगे, हमें क्या नहीं भूलना है, हमें डिडक्ट करना नहीं भूलना है। तो हम इसको ना अब डिडक्ट कर देंगे। वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम the notes which we have done for finding out whether there is a surplus or whether there is a shortfall। तो यहां पे हम फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिख रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, तो 40,000 रुपीज। और मेरे पास में इतना अमाउंट है भी सही, मुझे मालूम पड़ रहा है 5,40,000 में से मैंने जितना अभी तक पेमेंट किया, मेरे पास में अभी भी पैसे पड़े हुए हैं, राइट। तो वी कैन डू दी पेमेंट, हम आराम से आगे पेमेंट कर सकते हैं, ये हमको मालूम पड़ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही थर्ड नंबर का पॉइंट हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा कि जैसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, कहना इसे अब मैं लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर लगने वाला था वो मैं दे सकता हूं। यस, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं 40,000 पे कर चुका हूं। किसको? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो जितना पेमेंट मैं कर रहा हूं किसे? टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखो यहां पे आप देख सकते हो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मैं कितनी अमाउंट दे रहा हूं, 4% दे रहा हूं, राइट। आई एम गिविंग 4% टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जितना अमाउंट मैंने उसे पे किया, कहना इसे 40,000 का 4% जितना हो जाएगा, राइट। तो 4% ऑफ 40,000, तो 40,000 का 4% इज 1,600 रुपीज, 1,600 रुपए। 1,600 रुपए हो गए। यहां तक आई गेस कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। पर लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पेमेंट करते जा रहे हो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि क्या आपके पास में अमाउंट है या नहीं। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, राइट। और कितना, किसके ऊपर? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट आया, तो 1,600 रुपए आए, राइट। 1,600 रुपीज आए। जैसे ही मैंने थर्ड नंबर का पेमेंट कर दिया, फोर्थ नंबर इज क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो डिबेंचर्स के बारे में बात हो रही है, और डिबेंचर यहां पे हम देख सकते हैं। क्या यहां पे कोई भी डिबेंचर का डेट दिया हुआ है कि पेमेंट कब कर रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि हमने पिछले ही लेक्चर जो वीडियो में देखा था, वहां पे बहुत क्लियरली उस सम के अंदर दिया था कि हमने डिबेंचर होल्डर को एक सर्टेन डेट के बाद दिया है। तो इस सम के अंदर जो मेन डेट था वो कहीं ना कहीं इग्नोर करते तो भी चल जाता, लेकिन वैसे टाइप के सम में जहां पे डेट्स मेंशन की होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे उसका इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन इस सम के अंदर आप देख सकते हो कोई डेट मेंशन नहीं की है कि डिबेंचर को कब पे किया है। तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि ऑब्वियसली ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन इटसेल्फ इट वुड हैव बीन पेड, राइट। तो हम कह सकते हैं डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है सम के अंदर, द वैल्यू इज 74,000। देयर इज नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर होती तो वो करंट लायबिलिटीज के अंदर दिख जाती है आपको, लेकिन कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तक नहीं दिया हुआ है। कहना इसे सिर्फ और सिर्फ 74,000 का पेमेंट आपको करना है। तो अब आप डिबेंचर की पेमेंट करने जा रहे हो, यू विल बी नाउ डूइंग द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो आप डिबेंचर की पेमेंट अब यहां पे करोगे, तो यहां पे डिबेंचर्स लिखोगे, डिबेंचर्स 74,000। सो नाउ जैसे ही आपने डिबेंचर 74,000 लिख दिया ऑन द प्रोफोर्मा, कहने से हमको तुरंत क्या करना पड़ेगा, उसे नीचे रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा ताकि वो हमारे से रह ना जाए। तो सबसे पहले हम यहां पे मेंशन कर देंगे 6 नंबर का पेमेंट, दैट इज डिबेंचर्स को पे किया, कितना, 74,000, राइट। डिबेंचर को पे करने के बाद अब हमारी बारी आती है पेमेंट करने की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो हम देखते हैं यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो दिए हुए हैं वो हमको मिल जाएगा फ्रॉम बैलेंस शीट। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 बाय 1 सारे जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वहां से हम चेक करेंगे, और हमको इसका भी एक वर्किंग नोट हमने बनाया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 2, सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट वाले प्रोफोर्मा में। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डिबेंचर हो गया, मोर्गेज लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज ग्रेच्युटी फंड हो गया, क्रेडिटर्स। नाउ ये जो क्रेडिटर्स है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी होती है तो कैन आई से
वो बाय डिफॉल्ट 16,000 जो है वो अनसिक्योर्ड ही है। और उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ना, इसे ये जब हमने डिस्कस किया था तब आपको याद होगा कि 22,000 रुपए थे। 22,000 रुपए में से 18,000 जितना ही रियलाइज कर पाए लिक्विडेटर। और यहाँ ये इंफॉर्मेशन हमको रियलाइजेशन का दिया था असेट्स वर रियलाइज के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो 18,000 में रियलाइज किया है, मतलब सिर्फ 18,000 जितना सिक्योर्ड हो पाया। तो जितना बाकी का रह गया दैट इज 4,000 वुड बी अनसिक्योर्ड। तो हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वी विल बी रिकॉर्डिंग दिस ओवर हियर इन वर्किंग नोट नंबर 2 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, हमने अभी अभी चेक किया था, दैट इज 16,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 4,000। तो हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अब यहां पे 16,000। और क्रेडिटर्स के बाद में हम बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। क्या हम बोल सकते हैं 22,000 माइनस जितना 18,000 है, जितना सिक्योर्ड हुआ है, हमने देखा था सिक्योर्ड के अंदर हमने लिखा है 18,000, तो जो बच गया है वो 4,000 क्या है, अनसिक्योर्ड है। और इसके अलावा कोई भी लाइबिलिटीज नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर जो आपका पार्ट बन सकता है किसका, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। कैन आई डू द टोटल, द आंसर इज यस। द टोटल वुड बी 20,000 रुपीज। नाउ 20,000 रुपीज का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अब आप लिख सकते हो इन दी प्रोफोर्मा, और वो है हम 5th नंबर के पेमेंट में अब लिखने जा रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,000। जैसे ही पेमेंट आप 20,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कर देते हो तो आपको तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे 7th नंबर का लिख रहे हैं, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। और यहां पे 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज का हमने पेमेंट कर दिया है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते ही मुझे याद आएगा कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी इसके साथ में जुड़ा है, और वो हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 3 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड तो हमने लिख ही दिया, और 3rd नंबर के पॉइंट में दिया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये 20,000 रुपए के बारे में बात हो रही है। ये 20,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट, 3% जितना आपको देना है रेम्यूनरेशन। तो I will write over here in the third part, that is 3% of 20,000। तो 20,000 का 3% हो जाता है 600 रुपए, राइट, 600 रुपीज। ये हमने यहाँ पे लिखा। जैसे ही 600 रुपए हमने इनर कॉलम में यहाँ लिखा है, हमें तुरंत इसे यहाँ से डिडक्ट भी करना पड़ेगा। वी विल डिडक्ट इट आउट। तो सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहां पे भी हम लिखेंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे 600 रुपए का पेमेंट हमने किया है। आप चेक करके देख सकते हो यहां तक का जितना भी पेमेंट हुआ है, आप माइनस करके देखोगे आपके पास में 100% कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, क्योंकि ये सम के अंदर 100% कुछ ना कुछ शायद सरप्लस आएगा ही। तो यहां पे हम देख सकते हैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हमने लिख दिया है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। द 6th पार्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ पहले नंबर के पॉइंट में दिया है कि पे 1 ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कैन आई से देयर इज अ एरियर्स ऑफ डिविडेंड फॉर 1 ईयर, 1 साल का डिविडेंड देना है बाकी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो सम के अंदर क्या दिया है, देखो सम के अंदर 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच दिए हैं 1 लाख। तो 1 लाख का 12% जितना है वो 1 साल का डिविडेंड भी हो जाएगा, राइट। तो डिविडेंड और कैपिटल अमाउंट दोनों पे करना है आपको, तो ये पेमेंट हम कर देते हैं नाउ। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सामने मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट 1 लाख है जो बहुत सिंपल है। और मैं बोल सकता हूं यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी है जो हमको पे करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 लाख का 12%, बिकॉज 12% इज पर एनम, राइट, वो 1 साल का ही है। तो मैं कह सकता हूँ 12,000 रुपए जितना पेमेंट कर दिया है आपने, मतलब 1 लाख रुपीज भी पे कर दिया है और
12,000 रुपीज भी पे कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में भी मैंने एक जगह थोड़ी सी छोड़ के रखी हुई है। वो क्यों छोड़ के रखा है? क्योंकि शायद वो लास्ट पॉइंट कुछ था जिसमें एडिशनल अमाउंट भी आप पे कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसके बाद में सरप्लस अमाउंट में से। तो यहाँ पे देखो 1 लाख और 12,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और वही चीज को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्रॉम दिस वर्किंग नोट नंबर 3। 9th में हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट, और ये कैपिटल की अमाउंट हमें पता है 1 लाख रुपए है, और 10 में 1 ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 12,000 रुपए। जैसे ही हमने ये पेमेंट किया हमें मालूम पड़ा टोटल पेमेंट हमने कितना किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या 1 लाख रुपए किया है? नहीं, द आंसर इज हमने 1,12,000 रुपीज का पेमेंट किया है, राइट। क्योंकि वो डिविडेंड भी तो हमने पे किया है, तो हम बोल सकते हैं टोटल पेमेंट हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना किया है? 1,12,000 रुपए। तो देखो हमको जैसे ही हमने ये पेमेंट कर दिया हमें तुरंत पता चलेगा कि हमको कुछ रेम्यूनरेशन भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना दे रहे हैं वो देना पड़ेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना दे रहे हैं उसको हम कितना परसेंटेज लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देंगे, तो 4th नंबर के पॉइंट में दिया है। 5th नंबर के पॉइंट में 4th सब पॉइंट में लिखा है ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2%। मतलब मैं बोल सकता हूं 1,12,000 का 2%। तो आई कैन से 1,12,000 इंटू 2%, the answer will be 2,240, 2,240 रुपए। ये पेमेंट हमने कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हम ये पेमेंट कर देते हैं हमें ये पेमेंट भी हमको नीचे दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो यहाँ पे 11th नंबर का पॉइंट में हम लिख देंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कैन आई से आपको मिला 2,240 रुपीज, ये मैंने डिडक्ट कर दिया। इसके बाद में हम कैपिटल पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का, और वो कितना दिया हुआ है सम के अंदर, और उसमें कोई डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। कैन आई से इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच 2 लाख रुपीज इज प्रोवाइडेड। 2 लाख रुपए दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का कैपिटल पेमेंट आपको करना है। तो ये पेमेंट भी हम करने जा रहे हैं अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितना? 2 लाख रुपए। और जैसे ही 2 लाख रुपए आप पेमेंट कर देते हो आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसीलिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? तो 2 लाख, राइट। यहां तक तो बहुत सिंपल है। और उसके बाद में हम जानते हैं कि जैसे ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करेंगे हमारा 5th नंबर का जो रेम्यूनरेशन था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 5th नंबर के पॉइंट में 5th सब पॉइंट ऑन द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर 1%, मतलब 1% जितना जितना आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, तो 1% ऑफ 2 लाख जितना आप अभी पेमेंट कर रहे हो तो आ जाएगा 2,000 रुपए। यस और नो? अच्छा, मैं अभी भी टोटल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं अभी भी टोटल नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ रीजन जरूर होगा। देखते हैं वो रीजन क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा बहुत जल्द। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे 2,000 रुपीज का हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 13 नंबर पे कि लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर कैप कितना? 2,000 रुपीज। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुंच गए हैं हम कह सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है। अब हमारे पास में जब देखा था तो 5,40,000 रुपए थे, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा 5,40,000 रुपए थे। 5,40,000 में से आपने सारे पेमेंट को डिडक्ट करते हैं एक एक करके, तो 5,40,000 माइनस, आप देखते हो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज है, उसको माइनस किया। उसमें से 3,680 लिक्विडेशन का एक्सपेंस है वो भी माइनस कर दिया। उसके बाद 13,400 जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो माइनस किया। 40,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हमने ढूंढा था वो माइनस किया।
और 1600 रुपए जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो माइनस किया, डिबेंचर्स 74,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमने ढूंढा था 20,000 वो भी डिडक्ट कर दिया, 600 रुपए का हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे वो माइनस किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीस वो माइनस किया, 1 ईयर डिविडेंड हमने ढूंढा था, डिविडेंड कितना है 12,000 रुपए वो माइनस किया, और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 2240 तो वो भी डिडक्ट कर दिया। और हम जानते हैं लास्ट में 2 लाख रुपए का हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया, और 2 लाख का जैसे ही पेमेंट कर दिया आपने उसका रेम्यूनरेशन भी दे दिया लिक्विडेटर को। तो मैं कह सकता हूं नेट बैलेंस अभी भी बच रहा है आपके पास में, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इस सम के अंदर 100% सरप्लस बचने वाला है। ऐसा मुझे पहले से इसीलिए लग रहा था क्योंकि आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट इस बात का एक बड़ा प्रूफ है, क्योंकि ये 6 नंबर का पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट आफ्टर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर कुछ सरप्लस बचता है तो ये सरप्लस का 20% जो है वो आपको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बाकी के जो 80% है वो बाय डिफॉल्ट आप किसको पे कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ना आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है सम के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन से अब मैं आपको कुछ नया समझाने जा रहा हूं कि अब ये 40,000 जो अमाउंट आया है, 40,000 टोटल अमाउंट इज 40,480 रुपीज, 40,480 रुपए। अब ध्यान देना, अब मैं ना आपको बताने जा रहा हूं कि सरप्लस बचा है कितना, 40,480। अब मान लेते हैं पर ये सरप्लस के अंदर कुछ और भी चीज है या नहीं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि सर आप कहना क्या चाहते हो, पहले तो ये समझाएं। तो ये 40,480 रुपीज आपको आ गया जब आपने सारे के सारे पेमेंट यहां तक कर दिए, लेकिन आपको एक पॉइंट याद है जो दिया हुआ था, और वो पॉइंट ये है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, 5th नंबर का पॉइंट है। और इसमें भी जो सब पॉइंट नंबर 4 और 5 है, बहुत ध्यान से पढ़े क्या लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप जितना पे करोगे ना उसका 2% आपको लिक्विडेटर को देना ही पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना भी रुपए देते हो उसका 2% आपको दे देना पड़ेगा, किसको, लिक्विडेटर को। ठीक है, अब वैसा ही कुछ दिया हुआ है 5th नंबर के पॉइंट में कि आप इक्विटी को कुछ भी दोगे तो उसका 1% आपको किसको देना पड़ेगा, टू द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आया हो तो मैं कह सकता हूं कि ये 40,480 जो होगा वो सरप्लस प्लस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन होगा। यस और नो, ये सिर्फ और सिर्फ सरप्लस नहीं है, समझ रहे हो। अगर ये सिर्फ और सिर्फ सरप्लस होता, ये कब होता कि जब हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं कह सकता हूं ये 40,480 जो अमाउंट आई है इसके अंदर से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पे करोगे, आप इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे करोगे, और इसी के अंदर से आप वो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे लगने वाला है, जितना पेमेंट आप उसको करने वाले हो और जितना पेमेंट आप इक्विटी शेयर होल्डर को करने वाले हो, सबके सब अमाउंट इसके अंदर इंक्लूसिव है। यस और नो, द आंसर इज यस। दिस 40,480 रुपीज is inclusive of surplus as well as the liquidator's remuneration. So can I say suppose surplus is ₹100, अगर सरप्लस ₹100 हुआ मान लेते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करेंगे, तो कैन आई से 20 रुपीज, that is 100 into 20% according to the 6th number point, क्योंकि 20% हमें देना है सरप्लस का, राइट। और वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितना देंगे, तो 80 रुपीज। कैसे आया ये 80, रिमेनिंग 20% अगर आप दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो बाकी 80% किसको दोगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर। यस और नो, बिल्कुल सही।
अब ध्यान देना, जैसे ही 100 रुपए का 20 रुपए और 80 रुपए में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो जैसे ही आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया, मैं कह सकता हूं यहां पे कुछ और चीज ऐड होगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो भी तो पे करना है। क्योंकि जब आप 20 रुपए दे रहे हो तो 20 रुपए देने का मतलब है कि 20 रुपए के ऊपर भी कितना परसेंट का आपको रेम्यूनरेशन देना है। तो याद करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे 2% दिया हुआ है सम के अंदर, तो आपको यहां पे मैं कह सकता हूं कि रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा कितना, तो 20 का 2%। यस और नो, तो 20 का 2% हो जाता है 0.4। तो कहना इससे 20.4 जैसा कुछ, यस और नो, मतलब के सरप्लस प्लस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन टोटल मिला के 20.4 जितना होता है, बिल्कुल सही। और वैसे ही अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो वहां पे भी तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था, क्योंकि वहां पे भी आप 1% जितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो, जितना भी अमाउंट आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो। अगर आप 80 रुपए देते हो तो 80 रुपए का 1% आपको देना पड़ेगा। तो 80 रुपए का 1% देने का मतलब होता है 0.8, राइट, बिल्कुल सही, 0.8 रुपीस। तो मैं बोल सकता हूं 80.8 जितना हो गया। अब ध्यान देना आप, क्या मैं कह सकता हूं कि 80.8 एंड 20.4, 80.8 प्लस 20.4 टोटल would be 101.2. Can I say this is nothing but surplus plus liquidators remuneration? मतलब मैं ऐसा रिश्ता यहां जोड़ सकता हूं कि ये जो 40,480 रुपीज आया है, ये 101.2 होगा। यस और नो, बिल्कुल सही। अगर आपको ये चीज पता चल जाती है, समझ में आ जाती है, तो ये सम यहाँ पे इजी हो गया है अब सॉल्व करने के लिए। देखो, मैंने यहाँ पे सरप्लस को 100 एज्यूम किया, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन 100 इसीलिए करते थे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो, 100 का 20 आप प्रेफरेंस शेयर को दे रहे हो, इक्विटी को 80 रुपए दे रहे हो, तो जैसे ही इन दोनों को पेमेंट करोगे आपको दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ, हमको इसका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी तो देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने वहां पे जगह छोड़ी थी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन में, और मैंने आपको कहा था कि वो इनर कॉलम में रहने दूंगा, मैं उसको बाहर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे ही मुझे सरप्लस पेमेंट करना पड़ेगा मुझे लिक्विडेटर को भी पे करना पड़ेगा। तो कहना इससे यहाँ पे ये जो 101.2 आता है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ the surplus amount as well as the liquidator's remuneration. Yes or no? Now the sum is very much easy to solve. अब हमको चार अमाउंट ढूंढनी है, राइट? तो सबसे पहले अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। यस और नो, काफी इजी है क्योंकि हमको अब रिश्ता मालूम है कि कहां से कैसे जोड़ना है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे 40,480 जो है वो 101.2 है, 40480 है वो 101.2 है। तो आप खुद बताओ कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रुपया दिया है। 20 रुपए देने वाले थे ना आप 100 में से, तो कहना है इससे 20 रुपीज के लिए कितना। यस और नो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 40,480 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 101.2। जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन कर देते हो 480 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 101.2, तो आपको मिल जाता है 8,000 रुपीज। तो आपको मिलता है 8,000 रुपए। कहना इससे इतना अमाउंट आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। तो सेकंड पार्ट, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेमेंट।
कैन आई से आप डायरेक्टली कर सकते हो 8,000 रुपीज आपको मिल चुका है, उसका कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, राइट। तो 8,000 का 2% हो जाता है 160 रुपीज। यस और नो। तो आपने ना अभी तक 40,480 में से 8,000 की वैल्यू आपने ढूंढ ली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी देनी है और उसका रेम्यूनरेशन कितना होता है। सर रेम्यूनरेशन ढूंढने का कोई और तरीका है? हाँ, जैसे आपने ये रिश्ता जोड़ा था, दैट इज 40480 रुपीज है, ठीक है, ये 101.2 है, इंक्लूसिव वाला अमाउंट है ना। तो आप कह सकते हो प्रेफरेंस शेयर को आप कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो, देखो 0.4 आपने ही किया है, तो मैं बोल सकता हूँ 0.4 के लिए कितना। देखो आप ऐसा भी करोगे ना तो आंसर तो सेम ही आएगा। आप कैलसी में चेक करके देख सकते हो, 40480 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 101.2 आपको मिल जाएगा 160 रुपीज। तो आपको जैसे करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो, राइट। यहां पे आप आइदर वो ऊपर वाला मेथड या तो और करके आप नीचे वाला मेथड भी कर सकते हो। थर्ड, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना आप इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर रहे हो। तो कहना इसे वंस अगेन 40480 जो है वो 101.2 है। तो आपको पता है कि आप 80 रुपए पे करने जा रहे हो, राइट। 100 में से 80 रुपए देने जा रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो मैं बोल सकता हूँ कितना अमाउंट होगा इसमें से जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देने वाले हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 40480 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 101.2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 40480 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 101.2 विल फेच यू 32,000 रुपीज। बिल्कुल सही, राइट। 32,000 रुपीज आप देने वाले हो इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। और जैसे ही आपने ये कर दिया तो मैं बोल सकता हूं फोर्थ नंबर का जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है, दैट इज रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर ऑन पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को जितना पेमेंट कर रहे हैं हम रेम्यूनरेशन, हम कह सकते हैं ये आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 32,000 हम देने जा रहे हैं, अपने ऊपर ही ढूंढा अभी अभी, उसका डायरेक्टली कितना सम के अंदर दिया हुआ है, 1% जितना दिया है, राइट। तो 1% जितना हो जाता है 320 रुपीज। और अलग तरीका भी है इसका ढूंढने का, तो 480 है वो 101.2 है, तो 0.8, ये 0.8 सर कहां से लाए, ये रहा देखो, हमने अभी अभी यहां पे ढूंढा, ये रहा 0.8। समझ रहे हो आप, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 0.8 जितना बनता था, तो 0.8 का कितना, तो मैं बोल सकता हूँ 40480 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 101.2, द आंसर विल बी ऑलवेज सेम, कभी भी अलग आने का कोई चांस ही नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 320 रुपीज आपका आता है, 320 रुपीज। सो यहां पे जाके हमको ये 4 अमाउंट मिली है। अब जाके मैं कह सकता हूं कि मेरा स्टेटमेंट ना पूरा होने जा रहा है। नाउ आई विल राइट ऑल थिंग्स ओवर हियर। सबसे पहले तो मैं रेम्यूनरेशन को कंप्लीट करूंगा। तो देखो मैं बोल सकता हूं 2% ऑफ 8,000 रुपीज, वो 8,000 रुपीज हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया ना, उसका 8,000 रुपीज 2% कितना होता है, तो कहना इससे यहाँ पे 2% ऑफ 8,000 वुड बी 160 रुपीज, राइट। और उसके बाद 7th नंबर पे 1% ऑफ 32,000, तो मैं बोल सकता हूँ 320 रुपीज। जी बिल्कुल। अब जाके ना आपका पूरा टोटल आ जाएगा और वो टोटल को आपको बाहर लिखना है, 13,400 प्लस 1,600 प्लस 600 प्लस 2,240 प्लस 2,000 प्लस 160 प्लस 320, तो मैं बोल सकता हूं आपका टोटल अमाउंट आ जाता है 20,320।
तो ये आपने पेमेंट कर दिया लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो आप कब से वेट कर रहे थे, लेकिन आपने अभी तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं लिखा है। सर इसको हम कहाँ शो करें? दो ऑप्शन है, आप यहाँ तो आप इक्विटी शेयर होल्डर के नीचे सरप्लस करके दोनों दिखा सकते हो, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, या तो आप थोड़ा जगह छोड़ सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में। यू कैन आइदर डिस्क्लोज इन दैट वे और इन दिस वे। व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के रखी थी ऑलरेडी, दूसरे पेज में चला गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा ऑलरेडी एक जगह छोड़ी हुई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर। कैन आई से सरप्लस अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? कैन आई से हमने इसको 8,000 रुपए का पेमेंट किया है जो हमने अभी अभी ढूंढा, राइट। और वैसे ही लास्ट में सरप्लस अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना? तो 32,000। अब ना आपका आंसर सेम हो जाएगा, 5,40,000। सो यहां पे जाके हमारा जो 14 मार्क का सम है ये खत्म होता है। तो आप देख सकते हो ये सम के अंदर किस तरह पूरा का पूरा सम जाता है। सबसे पहले तो ये प्रोफॉर्मा शुरू किया जहां पे हमने सबसे पहले व्हाट वी डिड इज हमने रिसीट साइड का टोटल कर दिया। रिसीट साइड में दो चीजें नहीं दी है तो वो ना भी लिखते तो भी चल जाता, और लिखते हो तो बेहतर है प्रोफॉर्मा के अंदर, ताकि पेपर चेकर जो होता है उनको भी पता चले कि हाँ आपको सब एलिमेंट्स के बारे में पता है, सब चीजों के बारे में पता है। टोटल आपने किया तो आपको मालूम पड़ा 5,40,000 रुपए आपके हाथ में है। आपने फिर पेमेंट करना शुरू किया, आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में लिक्विडेटर का एक्सपेंस पे किया। लिक्विडेटर का एक्सपेंस पे करने के बाद आपने शुरुआत की रेम्यूनरेशन की, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले खाली असेट रियलाइज जो पहला वाला था वो ही कर पाए थे। उसके बाद आपको वेट करना पड़ा कि कब कब पेमेंट होता है, तब जाके आपने लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को पे करो। एंड स्लोली एंड स्टडीली सारे के सारे पेमेंट्स आप करते गए, और पेमेंट्स करने के बाद में लास्ट में एक ऐसा टाइम आया जहां पे आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास में सरप्लस बचता है। और जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि आपके पास में सरप्लस बचता है, फ्रॉम दिस वर्किंग नोट नंबर 3 जो आपने बनाया हुआ है, और आप देख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर टोटल बैलेंस कितना है, दैट इज 40,480 रुपीज। ये 40,480 रुपए जब आपके पास में आया तो मैं कह सकता हूं कि आपके दिमाग में तभी तुरंत स्ट्राइक हुआ कि मैं अगर ये 40,480 रुपए को सिर्फ सरप्लस मानूं तो गलती क्या हो जाएगी। सोचो कि इसको आप डिवाइड कर दोगे 20 और 80 में, गलती होने के चांसेस यहाँ पे कहाँ होते हैं कि आप इसको 20 और 80 में डिवाइड कर दोगे तो आप सोचो कि आप कहीं ना कहीं टेक्निकली गलत नहीं हो गए, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत क्लियरली प्रोवाइड किया है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट करते हो, फिर वो 20% का कुछ भी पेमेंट है, कोई भी पेमेंट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया है तो उसका 2% जितना रेम्यूनरेशन आपको पे करना पड़ेगा लिक्विडेटर को। और वैसे ही यहां पे दिया था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी कि 1% जितना लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आपको पे करना पड़ेगा लिक्विडेटर को। तो यहां पे ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसे टाइप के सम जब होते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो अमाउंट है 40,480 ये सिर्फ और सिर्फ सरप्लस नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी देना बाकी है। क्योंकि जैसे ही ड्यू हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना या इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना, तुरंत आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी ड्यू करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस 40,480 इज नॉट 100 रुपीज, इट इज 101.2 एज पर द कैलकुलेशन यू मेड हियर। So this was the sum which has been asked in university for 14 marks, and I hope आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ में आया। एंड ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जामिनेशन, तो हमेशा इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें इन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।